हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी अच्छे से लगे हुए होंगे। तो आज से हमारी जो जीके जीएस की मिक्स प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जितने और जिसमें हम इस सेट में क्या जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं हुए हैं अभी हाल फिलहाल के, ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावना है कि हाँ नेक्स्ट एग्जाम में वे आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि 50 से 60% क्या है कि 50 से 60% क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप सभी। ओके तो वो सभी और प्लस एनसीईआरटीज़ जो हैं, ठीक है, 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज़ वो सभी इसमें कवर करेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट में। प्लस जितने भी मार्केट में आई अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, लेसेंट वगैरह, तो वो सभी के सभी इस क्लास में हम क्या बोलते हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई भी एग्ज़ाम हो आप सभी का, लाइक यूपीपी, यूपीएसआई आने वाले एग्ज़ाम हैं ये, और बीपीओ, वीडियो एंड जूनियर असिस्टेंट एंड यूपी SSSC पेट, ओके, और दिल्ली पुलिस, बाकी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो जिसमें भी जीके जीएस का पोर्शन आता है, ओके, तो उन सभी को हम इसमें आपके लिए वो क्लास ये है अच्छे हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इस पूरे सेट में अच्छे से वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। 3 से 4 सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूं, चूँकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है यानी कि फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो जितने भी शुरू के टॉपिक हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जितने भी स्टार्टिंग के टॉपिक हैं वो सभी आज मैंने उठाए हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम उस सभी को अच्छे से करते चलेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चंस की। तो करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जितनी भी थ्योरी है वो सभी के सभी इसमें कंप्लीट करते चलेंगे। और आपको क्या करना है, जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं, वो सभी आपको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं कि कौन थे, ठीक है। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो आपको बताना है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखिए, अब बात आई है जितने हमारे ऑप्शन है, जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष वे तो हो गए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं भीमराव अंबेडकर। तो जो भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, तो ये किस समिति के अध्यक्ष थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और जी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये किसके थे? ये थे किसके? संचालन समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष। आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, तो ये कौन थे? ये थे जो आपकी संविधान सभा, ठीक है, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष। बाकी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष से पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारतीय संविधान सभा कब स्वीकार की गई? ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया? आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया, ठीक है। तो क्या 24 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि क्या हुआ। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि प्रथम बैठक हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है, जिसमें अभी बताया आपको कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई।
11 दिसंबर 1946 को सेकेंड सभा हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था प्रथम सभा में क्या, अस्थायी अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोलते हैं उसको, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसमें, 11 दिसंबर 1946 को जो सेकेंड सभा हुई। ठीक है, चलिए अब क्या आती है फिर, थर्ड सभा आती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है इससे। 13 दिसंबर 1946 को क्या, संविधान निर्माण प्रारंभ हो गया था। किससे, जो 13 दिसंबर 1946 को जो क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। तो फिर जब से क्या, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, 13 दिसंबर 1946 से संविधान का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। चलिए अब उद्देश्य प्रस्ताव से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाती है। एक तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए, कौन लेकर आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। फिर और क्या पूछते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, कि उद्देश्य प्रस्ताव ये है स्वीकार कब किया गया। तो देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव आपसे पूछा है कि स्वीकार कब किया गया, आया तो 13 दिसंबर, कब, 13 दिसंबर 1946 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, चलिए, और ये स्वीकार कब किया गया, आपसे पूछा जाए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, तो ये स्वीकार कब किया गया, ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। बिल्कुल इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए और आगे क्या, ये आपने अच्छे से नोट कर लिया। बाकी फिर क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से क्या, पूर्णतः संविधान को लागू कर दिया गया। और बाकी आप सभी को पता ही है कि संविधान सभा का निर्माण होने में, यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, यानी कि कब स्वीकार किया गया, कि कब अंगीकृत किया गया, कब, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या यूएसए से लिया गया, या फिर रूस से लिया गया, या ब्रिटेन से लिया गया, या फिर इंग्लैंड से लिया गया। तो देखो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वह लिया गया रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। और जो मौलिक कर्तव्य की जब बात आई ही है तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 के में, भाग 4 के क्या में है। ठीक है, इतना भी आप सभी को अच्छे से पता होना ही चाहिए। चलिए, और ये आपको पता ही है। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है, एक तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, और क्या लिया गया है, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है, चलिए इतना अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या पशुपालन था, या फिर शिकार करना, या कृषि करना, या फिर व्यापार करना। तो देखो आप सभी को पता ही है जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो वह क्या थी, शहरीकरण यानी कि व्यापार करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, व्यापार करना। ठीक है, क्या था, व्यापार करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आ ही गई है तो अब इसके बारे में बाकी और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई, ठीक है, तो किन्होंने की, दयाराम साहनी ने, जो इसका हड़प्पा शहर था। ठीक है, सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। बाकी बाद में फिर राखाल दास बनर्जी जो है 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। ठीक है, फिर 1934
1934 में, ठीक है, 1934 में गोपाल मजूमदार ने चंदूद्रो की खोज की थी, ठीक है। चलिए, और फिर आपको इतना बाकी और ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी देखो क्या एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट्स ध्यान रखने होते हैं। देखो, चलिए, और क्या, देखो जो हड़प्पा शहर है, ठीक है, हड़प्पा शहर की मैंने बताया ही कि 1921 में, हड़प्पा शहर की जो 1921 में, ठीक है। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता ही देती हूँ। देखो, हड़प्पा शहर की स्थापना, सॉरी, खोज जो हुई कब हुई, हड़प्पा शहर की जो खोज हुई, ठीक है, हड़प्पा शहर की 1921 में ही हुई, अभी बताया। तो आपको ये पता होना चाहिए, एग्जामिनर क्या पूछता है कि हड़प्पा शहर की जो खोज 1921 में दहराम साहनी ने की, कि जो हड़प्पा शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा शहर है रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे। और जो मोहनजोदारो है, ठीक है, जो मोहनजोदारो है वह है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और जो मोहनजोदारो वर्तमान में कहाँ पर, जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ठीक है, तो उसका सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है, इसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति है जो मोहनजोदारो है। और जो चंदूद्रो है, ठीक है, चंदूद्रो, तो यह भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। और यह है सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध प्रांत के अंतर्गत ही इसकी वर्तमान स्थिति है। फिर आता है रोपड़, पूछते हैं आपसे रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ पर है? पंजाब में है, पंजाब में। और क्या बोलते हैं उसको, फिर रंगपुर भी पूछा जाता है, रंगपुर, ठीक है। तो रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर कहाँ पर है? ये गुजरात का जो काठियावाड़ जो जिला है, गुजरात का जो काठियावाड़ जिला है, जो रंगपुर है, वहाँ पर वर्तमान इसकी स्थिति है, ठीक है। और जो रंगपुर है वे किस मादन नदी के किनारे। अब इतना पता हो गया। और बाकी आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चंस, क्या कि जो तांबे का पैमाना, यानी कि तांबे का गिलानी भट्टी और तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है, जो अन्नागार, कहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ पर, तो वह कहाँ पर हुए? हड़प्पा शहर में। कहाँ पर हुए? हड़प्पा शहर में, हड़प्पा शहर में, ठीक है। आपको इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी और क्या पूछा जाता है कि जो स्नानागार है, ठीक है, और कांसे की नर्तकी, कांसे की बनी जो नर्तकी है, और पशुपति की मूर्ति जो है वह कहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए? वह हुए मोहनजोदारो में। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो की जो क्या बोलते हैं खोज किन्होंने की? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और क्या पूछते हैं कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए? मनका बनाने के कारखाने के कहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए? तो देखो ये कहाँ पर प्राप्त हुए? मनका बनाने के कारखाने और दवात और काजल और कंघा, यानी कि जितना भी मेकअप वगैरह का सामान है वहाँ पर, कहाँ पर? चंदूद्रो में। कहाँ पर? चंदूद्रो में, ठीक है, यह यहाँ पर प्राप्त हुआ जो मनका बनाने का कारखाना है। और क्या पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो देखो, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है रोपड़ में। कहाँ पर? रोपड़ में। कहाँ पर मिला है? रोपड़ में। इतना भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। और पूछा जाता है कि जुते हुए खेत और अग्निवेदियाँ और पकी हुई ईंटें का जो साक्ष्य है वह कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो वह कहाँ पर प्राप्त हुआ? वह प्राप्त हुआ है कहाँ? कालीबंगा में, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और जो कालीबंगा है वह कहाँ पर है? वह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है, ठीक है, वहाँ पर इसकी वर्तमान स्थिति है। चलिए, और जो पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड के जो मतलब बर्तन और लंबे जलाशय वगैरह है कहाँ पर? ये धौलावीरा में प्राप्त हुए। और धौलावीरा पूछा जाता है कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा स्थित है गुजरात का जो कच्छ का जिला है, ठीक है, यहाँ पर। चलिए, और पूछा जाता है कि मातृ देवी की जो मृण मूर्ति है और मिट्टी के खिलौने और हल जो, ये कहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए? यह बनावली में, बनावली। और बनावली कहाँ पर है? ये बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है जो हरियाणा का हिसार जिला है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। और क्या हो गया, और क्या बचा? और चावल की भूसी, ठीक है, यहाँ पर रंगपुर में प्राप्त हुई। और लोथल तो रह ही गया, लोथल। देखिए, लोथल जो है रंग राव ने इनकी उत्खनन करता है, मतलब खोज करता है, ठीक है, लोथल। और लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल है वर्तमान में गुजरात को जो अहमदाबाद जिला है, ठीक है। चलिए, इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस नंबर 5।
इसमें क्या पूछा गया है हमसे, इसमें पूछा गया है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी, आप सभी को बताना है। क्या पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, या फिर राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो वह कहाँ उत्तर विस्तृत थी, ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, आप सभी को इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो उसका आंसर अगर बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो क्या था, व्यापार। क्या था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है, बता दिया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले, क्या सुरकोतड़ा में मिले, या बनावली में मिले, या मांडा में, या कालीबंगा में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोतड़ा में। कहाँ पर, सुरकोतड़ा में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से आप सभी को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। अभी बताया ना, कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन है, ठीक है, तो किस प्रदेश में स्थित है, ये राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, तो आप सभी को इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो क्या किसका किया जाता था, या क्या बोलते हैं, क्या सेलखड़ी का, ठीक है, जिसको स्लेट्स बोलते हैं, या फिर तांबे का, या फिर कांसे का, या फिर लोहे का। तो देखो जो मुहरे थे इनकी किन की बनती थी, सेलखड़ी की। किसकी बनती थी, सेलखड़ी की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप सभी को अच्छे से पता ही है जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मतलब जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो अभी बताया जस्ट, क्या है, जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर वर्क करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो क्या पिछड़े राष्ट्र के रूप में, या फिर विकासशील राष्ट्र के रूप में, या विकसित राष्ट्र के रूप में, या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आपको बताना है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की जो गिनती होती है तो वह होती है किसमें, विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छे से आप सभी को ध्यान रख लेना है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि प्राइवेट एंड क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने 3 क्षेत्र हैं।
एक तो प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी हैं, जैसे भूमि, ठीक है, भूमि, जल, वनस्पति, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि, यही सब, मुर्गी पालन वगैरह, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है जैसे उद्योग धंधे, कच्चे माल वगैरह का, ठीक है, कच्चे माल का उपयोग करने वाले, जैसे लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और यही सब, ठीक है, ये इसमें द्वितीय क्षेत्र में, यहाँ देखो उद्योग वगैरह सभी। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तृतीय क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं वगैरह हैं, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी टूरिस्ट वगैरह कहाँ पर, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो आप सभी से ही पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो देखो सबसे अधिक योगदान जितने भी टूरिस्ट वगैरह, शिक्षा, ठीक है, और बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, पर्यटन, यही सबसे अधिक जो योगदान मिलता है तृतीय क्षेत्र से मिलता है। किससे, तृतीय क्षेत्र से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। और हाँ, जो इसकी पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बंद अर्थव्यवस्था जिसको क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, वह अर्थव्यवस्था है। तो बंद अर्थव्यवस्था जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है, क्या है कि जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो, ठीक है, जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो, तो वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें ना तो निर्यात हो और ना ही आयात हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर, ठीक है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, क्या हेरोडोटस को कहा जाता है, या इनैक्जीमेंडर को कहा जाता है, या फिर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, या हिकैटियस को कहा जाता है। तो जो भूगोल के जनक है, जो भूगोल के जनक है, ठीक है, तो भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, भूगोल के जनक जाने जाते हैं जो हिकैटियस हैं। कौन, हिकैटियस हैं, हिकैटियस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। तो क्या इरेटोस्थनीज को जाता है, या फिर हिपार्कस को जाता है, या हिकैटियस को, या हेरोडोटस को। तो देखो आपसे पूछा गया कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है। तो यह जाता है किनको, इरेटोस्थनीज को। जो इरेटोस्थनीज भूगोल शास्त्री हैं तो इनको जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया, क्या हिकैटियस ने किया, या हेरोडोटस ने किया, या इरेटोस्थनीज ने किया, या इलेक्जेंडर, ठीक है। तो किन्होंने किया है, तो देखो भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो किन्होंने किया है, यह किया है इरेटोस्थनीज ने। जो इरेटोस्थनीज भूगोल शास्त्री हैं इन्होंने किया। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अच्छे से आपको ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो क्या की गई है, क्या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, या भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। तो देखो भूगोल वह विज्ञान है जो, भूगोल क्या है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, ठीक है, जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो क्या वोल्टेज मापने की इकाई है,
या दूरी मापने की इकाई है या फिर पदार्थ की मात्रा या फिर करंट? तो देखो एम्पेयर क्या मापने की है? विद्युत यानी कि करंट मापने की इकाई है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप सभी को पता है पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। दूरी का जो मात्रक है क्या? सबसे बड़ा प्रकाश वर्ष है। ठीक है, चलिए, और वोल्टेज विभवांतर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए जो एक्सप्लेन करने लायक होगा वो मैं क्वेश्चंस खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको मैचिंग बतानी है, क्या नहीं है। देखो जो डेसिबल है, ठीक है, जो डेसिबल है तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता नापने की इकाई है, तो ये बिल्कुल राइट हुआ। अब अश्व शक्ति आती है। अश्व शक्ति क्या है? शक्ति की इकाई है। जो अश्व शक्ति है शक्ति की इकाई है, तो हमारा यह भी राइट आंसर हुआ। जो समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, जो समुद्री मील है। ठीक है, तो यह भी राइट आंसर हुआ। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। तो राइट आंसर हमारा हमसे पूछा गया कि नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यही होगा कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न रामसर आर्द्र भूमियों में से उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है? तो जितने भी रामसर, और हाँ आप सभी को क्या बताना है, आपका HW का क्वेश्चन यही है आज। HW में क्वेश्चन आपको क्या बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी लगी क्लास आपको। ठीक है, अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लेना। बाकी जितने भी, अब आज से हमारी GS की सीरीज स्टार्ट हो ही गई है। ठीक है, बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सभी की क्लास धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चलिए, और HW में आपको क्या बताना है कि वर्तमान में कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? वर्तमान में कितनी रामसर साइट हो चुकी है? आज HW में आपको यही बताना है, और कैसे लगी क्लास ये बताना है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है क्या कि निम्न में से निम्न रामसर आर्द्र भूमियों में से उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है? देखो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी में स्थित है, सरसई भी यहीं पर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य यह भी यूपी में ही है, परंतु जो सामर झील है ये सामर झील में यूपी में नहीं है, यह राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए, और राजस्थान में क्या क्या, एक तो केवला देव, राउरकेला, ठीक है, यही सब, राउरकेला तो उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला और रामसर साइट नहीं है। चलिए, केवला देव जो पक्षी अभ्यारण्य है वह भी राजस्थान में है, सांबर झील भी राजस्थान में ही है। ठीक है, चलिए, अब आ गई है जब रामसर भूमियों की, ये रामसर आर्द्र भूमियों की बात, तो अब देख लेते हैं कि यूपी में और कौन कौन सी है। ठीक है, देखो एक तो यही है ही जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, एक सरसई नवाब झील है, एक समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, एक है ऊपरी गंगा नदी तंत्र, एक सांडी है हरदोई में जो है, ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, एक हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य है, एक वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक सुर सरोवर अभ्यारण्य है, ठीक है, एक पार्वती क्या बोलते हैं उसको, अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ये सब। ठीक है, बाकी अच्छे से आपको ध्यान रख लेने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो देखो एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है, यूपी पुलिस में लास्ट ईयर नहीं, जो भी एग्ज़ाम होता मतलब तो 2019 में ये पूछा गया है, और बाकी जितने भी यूपी के हैं, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें बार बार रिपीट होता ही रहता है कि जो उत्तराखंड राज्य यानी कि यूपी का विभाजन कब हुआ, उत्तराखंड राज्य कब बना। देखो यह बना कब? 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को। अच्छे से आपको डेट के साथ एग्जैक्ट ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब जब यूपी की बात आई है, ठीक है, चलिए अब आगे बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ? देखो क्या था कि 1836 में इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, फिर 1877 में इसका नाम क्या हुआ चेंज? उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना गया। ठीक है, फिर 1902 में क्या आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया।
ठीक है। फिर 1937 में, 1937 से क्या है, केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, ठीक है। बिल्कुल इतना आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। फिर क्या, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 से क्या, उत्तर प्रदेश के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950, तो हमसे पूछा गया यही है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, 24 जनवरी 1950 से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना भी आपको सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अच्छा चलिए इसे मैं बता देती हूँ। चलिए देखो, अब जब यूपी की बात आई है तो हमें और क्या क्या पता होना चाहिए, कि राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, और जो यूपी का वृक्ष क्या है, पक्षी क्या है, ठीक है, पशु क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, खेल क्या है, चिन्ह क्या है, ये सभी की जानकारी हमें यूपी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो बताइए कि जो राजधानी के बारे में जानते हैं, अब राजधानी के बारे में। तो यूपी की जो राजधानी है, ठीक है, तो 1836 में 1836 में क्या, यूपी की जो राजधानी थी वह थी आगरा। क्या थी, आगरा थी, ठीक है। फिर 1858 में यूपी की राजधानी इलाहाबाद शिफ्ट कर दी गई। 1858 में क्या, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। फिर क्या, 1921 में प्रयागराज से लखनऊ आंशिक रूप से शिफ्ट कर दी गई, परंतु 1935 में पूर्णतः यूपी की राजधानी क्या, पूर्णतः लखनऊ कर दी गई, जो कि वर्तमान में है, ठीक है। आप सभी को अच्छे से इतना ध्यान रख लेना है। चलिए अब राजधानी के बारे में हमने जान लिया, और हमने क्या क्या कि कैसे कैसे यूपी का नाम चेंज होकर संयुक्त प्रांत से फिर उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को। अब हमें पता होना चाहिए कि यूपी का क्या पता होना चाहिए कि यूपी का वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, और पक्षी और पुष्प और पशु, ठीक है, और खेल और चिन्ह, इन सभी के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखो अब देखते हैं, देखो जो यूपी का वृक्ष है अपना क्या है, अशोक का पेड़। क्या है, अशोक का पेड़, ठीक है, अशोक का पेड़। चलिए, और पक्षी क्या है हमारा, जो राष्ट्रीय पक्षी, जो यूपी का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस, अच्छे से ध्यान रख लेना है। और पुष्प क्या है, पुष्प क्या, पलाश, ठीक है, पलाश, या फिर कहीं कहीं पर इसको टेसु भी लिखा आता है, टेसु, पलाश, या फिर इसको टेसु भी बोलते हैं। चलिए, और पशु क्या है, बारहसिंगा, क्या है, बारहसिंगा, ठीक है। इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लें। और खेल क्या है, खेल है हॉकी, क्या है, हॉकी, ठीक है। और चिन्ह क्या है, चिन्ह है एक व्रत में 2 मछली और एक धनुष कमान, ठीक है। चलिए इतना भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस नंबर हमारा 23। जितने भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ आप सभी नोट करते चलें अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खोला गया। देखिए जितने भी करंट अफेयर्स के हैं लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हम अपना डेली के डेली पर डे हम करते चलेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावना है कि हाँ हमारे एग्जाम में पूछे जाएं। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खोला गया, तो यह खोला गया श्रीनगर में। कहाँ पर, श्रीनगर में। कहाँ पर खोला गया, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। कब इसका अनावरण मोदी जी के द्वारा 19 मार्च 2023 को, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर, श्रीनगर में, मोदी जी के द्वारा। चलिए, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में नाटो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है पीछे दिन, ठीक है। तो हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना, ठीक है। तो कौन बना नाटो का 31वां सदस्य देश, यह बना है फिनलैंड। कौन बना है, फिनलैंड। 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड, ठीक है। अब नाटो की बात आई है तो ये हमें पता होना चाहिए कि नाटो की जो कब इसको किस नाम से जानते हैं,
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, किसके नाम से? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब स्थापना कब हुई इसकी? 1949 में। 1949 में संगठन बना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में, ठीक है। इतना अच्छे से ध्यान रख लेना है। बाकी और इसके इतना कुछ ध्यान रखने के लायक बात है नहीं कि जो इतना ध्यान रखिए, ठीक है क्या, कि इसका जो 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 25। भारत की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो भारत की पहली जो वाटर मेट्रो है कोची में। कहाँ पर उद्घाटन हुआ इसका? कोची में। कहाँ पर? कोची में, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। कहाँ पर हुआ? कोची में इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। किनके द्वारा? किनके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। 25 अप्रैल 2023 को, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया, इनके अनावरण, ठीक है। जो वाटर मेट्रो है कहाँ पर? कोची में। और इतना भी ध्यान रख लीजिए, जो वाटर मेट्रो है, ठीक है, तो ये बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है एक, ठीक है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई, बस, ठीक है। चलिए बाकी जितने भी और हम पर डे 25 क्वेश्चंस और इनके थ्रू जितने भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं आपको बताती ही चलती हूँ, जिससे हमारे पर डे के 150 से 250-300 क्वेश्चंस हमारे तैयार होते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो कैसी लगी आप सभी को क्लास, ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैंने आज डब्ल्यू के लिए क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं, तो ठीक है, तो वो आप सभी को बताना है, ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी को क्लास और क्या क्या सुधार आपको चाहिए बाकी, ठीक है। तो हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये सुधार होना चाहिए इस क्लास में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और कैसी लगी आपको क्लास ये भी आप सभी को बताना है, और कुछ सुधार चाहिए वो भी बताना है। और क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करना है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी सब्सक्राइब कर लें। बाकी और अच्छी क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी वगैरह, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जय जय श्री राधे, धन्यवाद।